नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब मुंबई में भी जल्द दौड़ेगी बाइक टैक्सी। महाराष्ट्र सरकार ने इसी महीने जारी कर सकती है नियम। जल्द ही भारत में मिलेगी टेस्ला की गाड़ियां। मुंबई के बाद दिल्ली में भी शोरूम खोल सकती है कंपनी। लीज पर जगह लेने का प्लान। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बुल्स में दिखा जोश। बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी। मेटल, तेल, गैस, एनर्जी शेयरों में खरीदारी। आईटी, रियल्टी शेयरों में दिखा दबाव। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की भारतीय बाजारों पर बुलिश रिपोर्ट। दिसंबर तक निफ्टी पर दिए 25,000 के टारगेट। कहा वैल्यूएशन काफी आकर्षक। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ब्रिटेन में कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा समाधान की ओर 370 हटाने समेत उठाए कई बड़े कदम। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार। उत्तराखंड दौरे पर उत्तरकाशी में पीएम मोदी ने की मां गंगा की पूजा। हर्षिल में बाइक रैली को दिखाई झंडी। चीन को भी दिया संदेश। अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। विधान परिषद में सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले 100% जेल जाएंगे अबू आजमी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने नहीं रखा रमजान का रोजा तो भड़के मौलाना। एनर्जी ड्रिंक पीते फोटो वायरल होने पर साधा निशाना। अब जल्दी ही मुंबई की सड़कों पर भी बाइक टैक्सी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार इस महीने के अंत तक बाइक टैक्सी के नियम जारी कर सकती है। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, बाइक टैक्सी एक सस्ता विकल्प है अर्बन कम्यूटिंग का और ये आपको ट्रैफिक से भी मुक्ति दिलाता है। और इस महीने के आखिर तक महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी से जुड़े नियमों को आखिरी मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद मुंबई सहित जो बाकी शहर हैं वहाँ बाइक टैक्सी की सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। मसलन जो बाइक टैक्सी की जो कम से कम 50 बाइक्स की एक फ्लीट होनी ज़रूरी है। 1/3 जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होनी ज़रूरी होगी, जिसे हर साल 10% बढ़ाना होगा। एक खास अलग तरह की पीली नंबर प्लेट ऐसी बाइक्स को इशू की जाएगी। साथ ही ये सारी बाइक्स जीपीएस इनेबल्ड होना इन्हें ज़रूरी है। जो हेलमेट के नियम है उनका इनका पालन करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही जो बाइक टैक्सी से जुड़े जो नियम है वो अपनी गाइडलाइन ला चुकी है और राज्यों को अलग अलग राज्यों को अपने हिसाब से नियमों को फॉर्मुलेट करना था। कई राज्यों ने ऐसा किया था और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां बाइक टैक्सी की सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार क्या तैयारी कर रही है बाइक टैक्सी को लेकर। प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री की जुबानी ये बस सुनते हैं। या महिन्यातच बाईक टॅक्सीला मंजुरी मिळेल असं मला वाटतंय, कारण काही सुरक्षिततेचे नियम जे आहेत ते त्या बाईक टॅक्सी चालवत असताना प्रवाशांच्या माध्यमातून घेणं गरजेचं आहे। परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की की ह्या राज्यातील 10 ते 20 हजार तरुण तरुणींना रोजगार मिळण्यासाठी बाईक टॅक्सीचा निर्णय राज्य शासनानं घेण्याचं ठरवलेलं नाही। लवकरच त्याबाबतली घोषणा होईल। और जल्दी ही भारतीय मार्केट में टेस्ला की गाड़ियां भी मिल सकती हैं। कंपनी मुंबई के बाद दिल्ली में भी शोरूम के लिए जगह लीज पर ले सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी बिल्कुल, टेस्ला दिल्ली की भी तैयारी कर रही है और भारत में जो टेस्ला का दूसरा शोरूम होगा वो दिल्ली के एरो सिटी में हो सकता है। वर्ल्ड मार्क मॉल वो जगह है जहां पे टेस्ला अपना शोरूम शुरू कर सकती है। काफ़ी समय से टेस्ला ऐसे स्पॉट को खोज रही थी जिसकी प्रॉक्सिमिटी हो दिल्ली एयरपोर्ट के सामने और उन्होंने जो अब तक फाइनलाइज किया है वो वर्ल्ड मार्क मॉल फाइनलाइज किया है। इसमें हम आपको बता दें कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऑफिस स्पेसेस भी हैं, रिटेल स्पेसेस भी हैं और मोस्ट लाइकली जो प्रोबेबल स्पेस होने जा
जा रही है वो है वर्ल्ड मार्क 3। लगभग 4000 स्क्वायर फीट को लेकर बातचीत चल रही है। इसमें हम आपको बता दें कि ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी इस पूरे प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, वर्ल्ड मार्क को मैनेज करती है। उनके कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो उन्होंने ये तो कंफर्म किया कि बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन टर्म्स क्या होंगे, क्या डिटेल्स होंगी, कब तक रिलीज होगी, ये सारी डिटेल्स उन्होंने अब तक नहीं दी है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये सब कुछ काफ़ी जल्दी होगा, क्योंकि टेस्ला ने ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर के लिए भी 13 पोजीशंस निकाली हैं अलग अलग जो जॉब साइट्स है वहाँ पर। तो ये सब कुछ काफ़ी जल्दी हो सकता है और ये कंफर्म है कि दिल्ली एरोसिटी के पास ही टेस्ला अपना दूसरा शोरूम शुरू करने जा रही है। इधर दिल्ली में बीजेपी सरकार तो बन गई है, लेकिन अब बारी है संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे करने की। इसलिए अब सबकी नज़र टिकी है मार्च में दिल्ली के पेश होने वाले बजट पर। दिल्ली की बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है और सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के बजट में संकल्प पत्र में की गई बड़ी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली की नई सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। बीजेपी इस बजट को विकसित दिल्ली का रोड मैप बता रही है और क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की जाएंगी इस बजट में। तो हमें सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जितने भी बड़े वादे बीजेपी की तरफ से चुनावी संकल्प पत्र में किए गए थे, उन वादों को इस बजट में अमली जामा पहनाने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले महिलाओं की बात करें तो एक बड़ा वादा संकल्प पत्र में किया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो महिला समृद्धि योजना के तहत जो निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस लिहाज से बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। महिला सुरक्षा पर भी फोकस देखने को मिलेगा। जानकारी ये मिल रही है कि राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास की संख्या को बढ़ाया जाएगा और जहां जहां भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर 9 बजे के बाद पीसीआर की तैनाती को अनिवार्य किया जाएगा। इस लिहाज से भी बड़ी घोषणा हमें इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो अब तक जो मोहल्ला क्लिनिक थे जिनका नाम बदलकर बीजेपी की सरकार ने आरोग्य मंदिर कर दिया, तो आरोग्य मंदिरों की संख्या राजधानी दिल्ली में बढ़ाई जाएगी और इसके लिए अलग से फंड की घोषणा भी दिल्ली सरकार अपने बजट में कर सकती है। एक और बड़ा वादा किया गया था संकल्प पत्र में, जो कि ये था कि दिवाली, होली जैसे जो भी बड़े त्योहार है इस दौरान जो गरीब परिवार है उन्हें फ्री में सिलेंडर मुहैया कराया जाए। तो इसके लिए भी विचार विमर्श जारी है। कितने फंड की जरूरत होगी इस पर इंटरनली दिल्ली सरकार में बातचीत की जा रही है, बैठक की जा रही है। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पर भी एक बड़ी घोषणा इस आने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। और भारत के एआई मिशन को आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर एआई से जुड़े कई नए कदमों की घोषणा की। आईटी मंत्री ने आज एआई कोष के नाम से इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क और एआई स्टार्टअप एक्सेलरेशन कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए। साथ ही इंडिया एआई चैलेंज जीतने वाली 30 कंपनियों के नाम का ऐलान किया गया। सरकार को उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने में भारत डीप सीक या चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाकर तैयार कर लेगा। Today, a common compute facility of 14,000 GPUs, which is much more than what we had targeted. 10,000 GPU is what we had targeted. We already have now 14,000 GPUs, another 4,000 in the pipeline, and many more coming in the forthcoming quarters. लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर, चीन और अमेरिका के टैरिफ प्लान पर दो टूक बात की। उन्होंने जहां कश्मीर के समाधान में पीओके को चुराने को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला, वहीं चीन से अच्छे संबंध बनाने की बात भी कही। लंदन का मंच विदेश मंत्री का पाकिस्तान को पंच। लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में विश्व में भारत का उदय और भूमिका विषय पर बातचीत के दौरान एस जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है,
जिसमें धारा 370 हटाना पहला कदम था। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। और फिर तीसरा कदम जम्मू कश्मीर में अच्छे वोटिंग परसेंटेज के लिए चुनाव करवाना था। लेकिन इसके बाद पीओके के सवाल पर एस जयशंकर ने जो कहा वो पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारत चीन के साथ किस तरह का रिश्ता चाहता है, ये सवाल जब एस जयशंकर के सामने आया तो उन्होंने साफ किया कि भारत और चीन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों का सदियों पुराना इतिहास है, बड़ी जनसंख्या है, लेकिन दोनों के रिश्ते तभी अच्छे रह सकते हैं जब बॉर्डर पर शांति हो। We want, a stable relationship, but we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. I think that is really been the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस दौरान 2 अप्रैल से लागू होने वाले अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर सवाल किया गया। इस पर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव उम्मीद के मुताबिक है और ये कई मायनों में भारत के लिए अच्छा है। We had a very open conversation about it. And the result of that conversation was that we agreed on the need for a bilateral trade agreement. And our trade minister, in fact, is there in Washington doing exactly that right now. एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर ब्रिटेन और आयरलैंड पहुंचे हैं। जाहिर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की मजबूत होती स्थिति के बीच एस जयशंकर के बयान की गूंज कई देशों में एक साथ सुनाई दे रही है। इस बीच पीओके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि करगिल के समय पीओके को लेने का मौका था। जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया, चलिए एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? तो कश्मीर को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जयशंकर ने पाकिस्तान को कश्मीर पर घेर लिया है और पीओके को लेकर अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। और अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बुल्स का जोश आज हाई दिखा। बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ने करीब 1% तक की बढ़त ली। सेंसेक्स 610 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी 207 पॉइंट की तेजी निफ्टी में रही। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। मेटल, तेल गैस, एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही। पीएससी, फार्मा, इंफ्रा इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में तेजी दिखी और आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव आईटी, रियल्टी शेयरों में देखने को मिला। घर में पेंट कराना हो तो पेंट और पेंट का शेड सिलेक्ट करना काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे में आप डिजाइनर पेंट स्टूडियो का सहारा ले सकते हैं, जहां आप अपनी पसंद का कलर सिर्फ देख कर ही नहीं बल्कि शेड को टच और फील करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बिरला ओपस ने दिल्ली एनसीआर में अपना पहला पेंट स्टूडियो शुरू किया है। यहां सभी तरह की पेंटिंग सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे ट्राई कर सकते हैं। बिरला ओपस पेंट ने दिल्ली के गुरुग्राम में फर्स्ट टाइम अपना नया पेंट स्टूडियो लॉन्च किया है, जहां से आप अपने मनपसंद कलर को
फील और टच करके भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कलर्स के रेंज में बिरला ओपस ने 216 नए कलर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि खास तौर से रियल सिचुएशन, रियल जगहों से इंस्पायर्ड है। जैसे कि जयपुर के हवा महल का कलर चाहिए, वो भी आपको यहां पर मिल पाएगा। ये हो गई कलर्स की बात। हम बात करेंगे अब दूसरे जो वुड कलर्स हैं। वुड कलर्स में भी बिरला ओपस के पास इस तरह का रेंज है, जो इटालियन वुड फिनिश आती है, पीयू पेंट्स कहते हैं। इस तरह के रेंज है यहाँ पर, जो कि आप खुद ही यहाँ पर छू कर, महसूस कर, आप इसको पूरी तरह से आप देख सकेंगे कि किस वुड पे किस तरह का कलर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है कलर रीडर। जी, कलर सेंसर है ये। दुनिया में कोई भी कलर आपको पसंदीदा हो, उसको आप इससे पिक करेंगे, पिक करके आप इस मशीन पे यहां रखेंगे। उस सेम कलर को, जो ये कलर कंपोजर, जिसको टिंटिंग मशीन बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल देखिए आप ट्रांसपेरेंट है यहां पर, इस सेम कलर को यहां पर वो क्रिएट करेगा, बना देगा, जिसको आप अपने घर में या मनपसंद जगह पे अप्लाई कर सकेंगे। कंपनी ने इस तरह के वॉलपेपर्स की भी रेंज है। साथ ही साथ ये जो टेक्सचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी टेक्सचर है आप इसको फील कर सकते हैं। क्या इसमें कलर का आएगा, किस तरह का कलर आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खासतौर से जो इंटीरियर्स की जब बात होती है पेंटिंग की, तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे विजुअलाइजर है यहाँ पर, जो यहाँ पर इस मशीन के जरिए आप खुद इसको आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे और अपने घर और शॉप के अंदर के इंटीरियर्स के हिसाब से आप इस कलर को सेलेक्ट कर सकेंगे और अपने मनपसंद तरीके से उसको अप्लाई भी करा सकेंगे। तो इस तरह के डिजाइनर स्टोर्स या डिजाइनर पेंट स्टूडियो बिरला ओपस देश के 10 शहरों में खोलने वाला है और ये अगले 1 महीने में खुल जाएंगे। वहां जाकर आप अपने खुद से जाकर इस तरह के कलर्स का आप फील करके, टच करके उसका एक्सपीरियंस ले सकेंगे। कैमरामैन दिनेश तिवारी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखवा गए और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन पूजन किया। मुखवा में पीएम ने स्वागत के लिए गांव को फूलों से सजाया गया था। पीएम मोदी ने हर्षिल घाटी को भी दिखा। हर्षिल घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहां उन्होंने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने मुखवा में पारंपरिक नृत्य भी देखा। पीएम ने उत्तराखंड दौरे से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देवभूमि से पीएम मोदी ने चीन को बड़ा संदेश दिया। 1962 के युद्ध को याद करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि जो जमीन हमारी है वो हमारी ही रहेगी, वो आबाद गुलजार ही रहेगी। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। औरंगजेब के बखान को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कल बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को विधानसभा के सत्र से सस्पेंड कर दिया गया था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अबू आजमी को लेकर पूछे गए सवाल पर फडणवीस ने कहा कि वो अबू आजमी को 100% जेल में डालेंगे। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। इधर औरंगजेब मामले में चौतरफा घिरे अबू आजमी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा है कि वो अपने सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके, किसी को बोलने की आज़ादी को ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं उठाया। उन किताबों में बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं, उन हिस्टोरियन पर बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं। किताबों में जो लिखा है वही पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ मैं?
जिन्होंने तारीफ किया उन पर कुछ आपने किया ही नहीं आज। बीजेपी ने भी अबू आजमी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई आक्रांताओं का गुणगान करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं की स्तुति के तौर से अगर कुछ लोग जो है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आक्रांताओं की स्तुति के तौर से उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। और इन जालिमों के जुर्म और जुल्म की जो जय जयकारी जमात है उसको समझना चाहिए कि आज जो है वो देश उस ज़ख्म को आज भी नहीं भूला है जो ज़ख्म इन विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ज़रिए देश पर लगा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि अगर कोई आदमी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में अपने विचार रखता है तो उसे जेल कैसे भेज सकते हैं। इसी देश में कुछ लोग गोडसे की पूजा करते हैं तो उस पर क्यों नहीं कुछ होता। देखो साहब, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कोई ओपिनियन होती है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। हर आदमी अपना ओपिनियन रख सकता है, रखे भाई। और किसी के बारे में कोई ओपिनियन हो कोई हो उससे आप जेल कैसे भेज सकते हैं ये बात नहीं मैं समझ पाता हूँ। मैं चलिए कानून क्या है वो बेहतर जानेंगे। इसी देश में बहुत से लोग हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, उन पर मंदिर बनाना चाहते हैं। तो क्या कभी फडणवीस जी ने उनको भी जेल भेजने की बात की है क्या? टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। अब रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को लेकर देश में विवाद छिड़ गया है। सेमीफाइनल मैच के दौरान शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। इसके बाद मौलाना शमी पर भड़क गए। शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलाना नाराज हो गए। इधर ट्रोलर्स ने भी एनर्जी ड्रिंक पीने पर शमी को ट्रोल किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी पर पवित्र रमजान के महीने के दौरान रोज़ा नहीं रखने पर कड़ी आलोचना की है। मौलाना ने कहा है कि रोज़ा रखना इस्लाम में फ़र्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोज़ा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। इधर शमी पर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का मौलाना साजिद रसीदी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम लेकर जानकर ऐसे बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ है। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? इधर बीजेपी ने मौलानाओं के विरोध को कट्टरपंथ से जोड़ दिया है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा है कि देश ऐसे ही कट्टरपंथियों के खिलाफ है। देखिए, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ हम लोग हैं, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं। जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है। इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए लगातार अपडेट और जुड़े रहिए इसके लिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।